हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब तक हमने क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। आपको पता है कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, विविपेरस होते हैं। क्यों? बिकॉज दे गिव बर्थ टू यंग वंस। और आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ लिया है कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर बेटर इन केस ऑफ विविपेरस एनिमल्स एज कम्पेयर टू ओविपेरस। आज की क्लास में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स एक बार क्लियर कर लेते हैं हम कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं कुछ ह्यूमंस के अंदर। क्या क्या इवेंट होंगे? देखो, पहले तो गैमेट्स का बनना होगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट्स क्या हैं? मेल्स में और फीमेल्स की अगर बात करें तो मेल में स्पर्म जो है और फीमेल में ओवम। मेल और फीमेल गैमेट हो गए तो पहले वो उनका क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्लियर हुआ ये टर्म। देन जो गैमेट्स बने हैं उनको ट्रांसफ़र करना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनसेमिनेशन। द ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स दैट इज़ मेल गैमेट इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इनसेमिनेशन। ध्यान रखना। अब इनसेमिनेशन होने के बाद में क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन होगा, ठीक है। और अगर फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे? आपको पता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन क्या बनाएगा? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है एंड डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड। देन वो जाइगोट जो है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि उस जाइगोट में फर्दर डिविजन्स होते हैं, ठीक है। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ऐसे सक्सेसिव स्टेजेस बनती हैं। उनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, वो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और वो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्लियर है बात? इम्प्लांटेशन क्या होता है? कई बार आपसे पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। क्लियर है? देन उस इम्प्लांटेशन के स्टेप के बाद क्या होगा? अगला स्टेप गेस्टेशन, जिसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ह्यूमंस के अंदर गेस्टेशन पीरियड आपको पता है कि अबाउट 9 मंथ का होता है। अलग अलग एनिमल्स में ये वेरी करता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद में क्या होगा? डिलीवरी ऑफ बेबी, जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। क्लियर है सब टर्म्स? 1 नंबर में इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। देन अब हम डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करें तो उसमें क्या क्या होगा? पहला तो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और आपको पता है कि क्या होते हैं? टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल्स आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला गया है? बिकॉज दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दैट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस सस्पेंडेड इन स्क्रोटम। आगे हम डिस्कस करेंगे कि टेस्टिस जो है वो एक पाउच में सिचुएटेड होते हैं, प्लेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। और वो स्क्रोटम क्या करता है? आगे पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्क्रोटम जो है वो हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। देन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बाद में कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, लाइक ए पेयर ऑफ डक्ट्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू रेटेटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। आगे हम ग्लैंड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड होता है, ठीक है। देन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, तो हमें डिटेल में इन सभी के बारे में देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस के बारे में हम ये बोलेंगे, पहला पॉइंट, कि टेस्टिस आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। आपको पता है 3 जर्म लेयर्स होती हैं। इस चैप्टर में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आउटरमोस्ट एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड देन एंडोडर्म। तो टेस्टिस आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ये क्वेश्चन भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं। देन टेस्टिस हमने बताया था कि एक पाउच में सिचुएटेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, सिचुएटेड आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। क्लियर है? देन स्क्रोटम क्या करता है? हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ये लाइन आपके एनसीईआरटी से एज इट इज़ ली है, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिख रखा है कि फॉर 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर विच इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। वो आप देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। देन
टेस्टिस जो हैं आप जानते हैं, अभी हमने बताया है कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मैमल्स भी हैं जहाँ पे टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, वो अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लाइक जो एग लेइंग मैमल्स हैं, प्रोटोथेरियंस हैं, उनमें टेस्टिस आर इंट्रा एब्डोमिनल। क्लियर हुई बात। अब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बिकॉज क्यों होते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल? स्पर्म का प्रोडक्शन, मैच्योरेशन एंड स्टोरेज, इट रिक्वायर्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर। क्योंकि अगर 37 डिग्री टेम्परेचर जो हुआ, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, वहाँ पे स्पर्म्स गेट किल्ड। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि वाई टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, तो आप बोलेंगे कि स्पर्म का प्रोडक्शन, मैच्योरेशन एंड स्टोरेज रिक्वायर्स 2 to 3 डिग्री लेस टेम्परेचर। क्लियर हुई बात आपको यहाँ तक? देन टेस्टिस जो हैं ये 7th to 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में फॉर्म होते हैं, लेकिन ये डिसेंड करते हैं स्क्रोटम में अबाउट 7th to 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, या कई बार ये एट द टाइम ऑफ बर्थ भी डिसेंड कर जाते हैं। लेकिन कभी कभी रेयरेस्ट कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि वो डिसेंड ना कर पाएँ, और उस क्लिनिकल कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। That is a clinical condition in which testes are unable to descend into the scrotum. This condition is called as cryptorchidism. क्लियर है बात यहाँ तक आपको? सो कैस्ट्रेशन 2 टाइप का हो सकता है, यूनिलेटरल भी हो सकता है, वो बाइलेटरल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिलेटरल का मतलब है एक टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर नहीं है, और बाइलेटरल का मतलब है बोथ टेस्टिस आर नॉट इन स्क्रोटम। क्लियर हुई बात? ये ज़्यादा डिटेल में है, आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ही एक बार इसको कंसिडर कर सकते हैं। देन एक टर्म होती है ऑर्किडोपेक्सी। ये एक सर्जरी होती है। इट इज़ ए सर्जरी विच इज़ परफॉर्म्ड टू करेक्ट क्रिप्टोर्किड टेस्टिस। मान लो कि टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में नहीं आए, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि 7th to 8th वीक में बनते हैं और वो माइग्रेट कर जाते हैं 7th to 8th मंथ में, लेकिन कई बार किसी कंडीशन में एट द टाइम ऑफ बर्थ भी जो टेस्टिस है वो डिसेंड करते हैं स्क्रोटम में। लेकिन अगर मान लो बर्थ के बाद भी टेस्टिस डिसेंड नहीं हुए स्क्रोटम में, तो क्या होगा? तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा यू विल वेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए वेट करें, अदरवाइज फिर ये सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है। उसको हम बोलते हैं ऑर्किडोपेक्सी। इट इज़ ए सर्जरी विच इज़ परफॉर्म्ड टू करेक्ट क्रिप्टोर्किड टेस्टिस। क्लियर है बात यहाँ तक आपको? देन कैस्ट्रेशन और ऑर्किडेक्टोमी 2 टर्म्स हैं, इसको आप समझ लीजिए। कैस्ट्रेशन होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ गोनेड्स। ये यहाँ पे दोनों मेल और फीमेल के लिए यूज़ करते हैं कैस्ट्रेशन में। देन ऑर्किडेक्टोमी क्या होती है? इट इज़ ए टेक्निकल टर्म फॉर रिमूवल ऑफ टेस्टिस। अब ये ऑर्किडेक्टोमी क्यों करनी पड़ जाती है? देखिए, जब एडवांसिंग एज होती है, जब एज बढ़ती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर है वो भी बढ़ता है। और वो क्यों? क्योंकि जो एंड्रोजन्स आ रहे हैं टेस्टिस से, उनकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर का चांस बढ़ जाता है। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ये देखा जाता है कि ऑर्किडेक्टोमी की जानी चाहिए या फिर नहीं। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग आपको बात मैं और बता दूं कि ग्लोबली ये फाउंड हुआ है कि पिछले कुछ 20-30 सालों में जो स्पर्म काउंट है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो क्या आप इसका रीज़न बता सकते हैं कि वाई द स्पर्म काउंट इज़ गेटिंग डिक्रीजेज इन लास्ट 20 और 30 ईयर्स? एक रिसेंट स्टडी हुई है, उसके बेस के ऊपर ये डाटा आया था। सो इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं, लाइक कोई भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन जो आपके टेस्टिस को एक्सपोज करती है हाई टेम्परेचर पे, लाइक द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन वेरी हाई टेम्परेचर, लाइक ब्लास्ट फर्नेस वर्कर्स, ठीक है, या फिर कोई रेगुलर यूज़ ऑफ ड्राइविंग फॉर मोर देन 7 आवर्स और सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वेयरिंग वेरी टाइट अंडरगारमेंट्स, ये भी एक रीज़न है कि स्पर्म काउंट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। सो ये बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से स्पर्म काउंट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। क्लियर हुई बात यहाँ तक आपको? स्पर्म्स जो हैं वो मिलियंस की अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। सो टू गिव एन आइडिया, इन 1 सेकेंड 1000 स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड पर ग्राम ऑफ ए टेस्टिकुलर टिश्यू, और वेट ऑफ 1 टेस्टिस है 14 ग्राम, दोनों को मिला के कितना हो गया? 28 ग्राम। तो 1 सेकेंड में थाउजेंड्स और हम ये बोल सकते हैं मिलियंस जो हैं स्पर्म
प्रोड्यूस होते हैं। सो अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि हर टाइम तो इजैकुलेशन नहीं हो रहा होता, सो इतना ज़्यादा नंबर जो है वो, अगर इतने ज़्यादा नंबर हो गए हैं स्पर्म के तो वो कहाँ जाते हैं। सो आप ये ध्यान रखना कि जितने स्पर्म बन रहे हैं साथ साथ वो डेड भी तो हो रहे हैं, वो मर भी तो रहे हैं, क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर वो डेड नहीं होंगे तो इंट्रा टेस्टिकुलर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो एपिडिडाइमिस जो है उसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग सेंटर फॉर स्पर्म्स। ये फैगोसाइटोसिस का काम करता है स्पर्म्स के लिए। ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ तक आपको। देन एक टर्म होता है इंग्वाइनल हर्निया। ये क्या होता है, इससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, स्पर्मेटिक कॉर्ड एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या क्या होता है, वास्ट डिफरेंस होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, इस टाइप से। सो ये एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि जो टेस्टिस है ये हैंग करके रहते हैं इस पे स्पर्मेटिक कॉर्ड से। सो क्या होता है, कई बार ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लोजर ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, जो इंग्वाइनल कैनाल है इसका कई बार ये क्लोज रहती है, लेकिन कई बार इम्प्रॉपर इसका क्लोजर हो जाता है, ये ओपन हो जाती है। तो अगर ये ओपन हुई तो ए लूप ऑफ इंटेस्टाइन कैन एंटर, यहाँ पे इंटेस्टाइन का एक लूप जो है वो एंटर कर सकता है, और अगर वो एंटर हुआ तो हर्निया हो जाएगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंग्विनल हर्निया। हालांकि इसको हम सर्जरी से फिर ठीक भी कर सकते हैं। हर्निया कई बार जन्म से भी हो सकता है या फिर जन्म के बाद में भी हो सकता है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ हैवी वेट लिफ्टर्स। जो हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो एब्डोमिनल मसल्स का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सजेस्ट किया जाता है कि जो भी हैवी वेट लिफ्टर्स हैं दे मस्ट वियर सपोर्टर्स। क्लियर है बात यहाँ तक आपको। सो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि हाउ फेवरेबल टेम्परेचर इज़ अटेंड इन स्क्रोटम। आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है कि स्क्रोटम हेल्प करता है मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, लेकिन ये कैसे होता है। सो आप ध्यान रखना कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर कुछ मसल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल्स। ऐसे ही स्क्रोटम के अंदर कुछ मसल्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डार्टोज मसल्स। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती रहती हैं। ठीक है, क्या होगा कि जब बाहर ठंड है, बाहर का टेम्परेचर अगर कम है तो क्या होगा, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो स्क्रोटल एरिया बिकम टाइट और वो टेस्टिस जो है थोड़ा सा ऊपर पुश हो जाएंगे टुवर्ड्स एब्डोमेन। ठीक है, ऐसे ही जब स्वेटिंग होती है तो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और उनसे क्या आएगा, जब स्वेट आएगा सो उस टाइम पे वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, और वो थोड़ा सा डाउनवर्ड पुल हो जाते हैं। क्लियर है बात। देन एनसीईआरटी की एक स्टेटमेंट है कि इन केस ऑफ अडल्ट्स द टेस्टिस इज ओवल इन शेप। ठीक है, ओवल शेप्ड होते हैं इस टाइप से, विद ए लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर एंड ए विड्थ ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर। डायरेक्ट एज इट इज़ भी कई बार स्टेटमेंट पूछ ली जाती है आपसे नीट में। क्लियर है। देन ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, और उस कवरिंग को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब इससे आगे हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस की। सो हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस अगर हम देखें तो ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, अभी हमने बात की ट्यूनिका एल्बुजिनिया जिसको बोलते हैं। देन ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, एंड ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और वही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को ही हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए टेस्टिस बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए टेस्टिस। सो द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाई 2 टाइप ऑफ सेल्स। 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक तो जर्म सेल होती हैं, एक सोमेटिक सेल्स होती हैं। सोमेटिक सेल कौन सी हैं, सर्टोली सेल्स, जिसको हम सस्टेंटाकुलर सेल्स भी बोलते हैं। और जर्म सेल कौन सी होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। आगे हम डेवलपमेंट देखेंगे कि किस तरीके से स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। मेल जर्म सेल्स जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, दे अंडरगो मियोसिस लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। क्लियर है बात आपको यहाँ तक। देन सर्टोली सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड सस्टेंटाकुलर सेल्स। देन बहुत सारे फंक्शंस होते हैं सर्टोली सेल के। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि
नरिशमेंट का काम करती हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे काम और करती हैं सर्टोली सेल या फिर सस्टेंटाकुलर सेल्स। क्या क्या? दे गिव प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग स्पर्म, देन दे फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर। जो ब्लड है वो गलती से भी जर्म सेल के कांटेक्ट में ना आ जाए, ये कौन काम करेगा? सर्टोली सेल्स। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टैंडर्ड मेडिकल की बुक्स में आप जब आप मेडिकल की पढ़ाई करेंगे वहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन सर्टोली सेल्स ऑल्सो सिक्रेट इनहिबिन, ये एक प्रोटीनियस हार्मोन होता है। आगे हम हार्मोनल एक्शन जब देखेंगे तब इसको स्टडी करेंगे। एंड दे ऑल्सो सिक्रेट ABP, दैट इज़ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स भी ये सिक्रेट करती है। क्लियर है? सो द रीजन्स आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, उनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसीज, विच कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिग सेल्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेडिग सेल्स क्या करती हैं? लेडिग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रेट एंड्रोजन्स, और एंड्रोजन कोई एक हार्मोन नहीं है, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि टेस्टोस्टेरोन भी एक एंड्रोजन है, उसके बाद में और भी होते हैं डाइहाइड्रोस्टेरोन, इस टाइप से। देन ये चीज़ आप ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन नीट में पूछ चुके हैं कि लेडिग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रेट एंड्रोजन्स। क्लियर है? देन सर्टोली सेल्स कंटेन रिसेप्टर्स फॉर FSH, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स। सो आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। आप यहाँ तक अच्छे से वीडियो को देखिए, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को आप स्प्रेड कीजिए। थैंक यू।